बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। आज हमारा पेपर 2 की सेकंड क्लास है और पहली क्लास में हमने चूँकि थोड़ा टाइम कम मिला था तो थोड़ी चीज़ें हम कवर कर चुके थे, सिर्फ एक ही चीज़ कवर की थी, वो भी थोड़ी सी ब्रीफली रिपीट करूँगा, मगर आगे आज हम लेके जाएंगे और चीज़ों को और ज़्यादा तफसील से कवर करेंगे। सही है। आज पेपर 2 में पढ़ने वाले हैं हम, आप सिलेबस खोलें ज़रा, सिलेबस के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा भाई। सिलेबस में आपका पेपर 2 उसके सेगमेंट 1 में जाएं तो जो सेक्शंस लिखे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन सेक्शन कवर किया है 3 और वो चार्जिंग सेक्शन है। भाई फरीद जल्दी से आ जाओ भाईजान। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपको जो सेल्स टैक्स पे इस पे थोड़ा तवज्जो कीजिएगा। सेल्स टैक्स पे एक बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम क्या है सेल्स टैक्स का, जो हमने हिम्मत से सीखना है, हिम्मत करनी है। हिम्मत करोगे ना, वो है SRO। ऑडिटर है ना, कितने हीरो बनते हैं ऐसे आके बैठ जाएंगे ऑडिटर, क्यों? SRO का पता होता है उनको। सही है। हम इनकम टैक्स वाले सारी चीज़ें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी है, उधर ऐसे नहीं है। उधर एक बात लिखी है सेक्शन में तो दूसरी बात लिखी है SRO में। अब SRO हमें संभलता ही नहीं है, क्योंकि एक SRO में 6 SRO से अमेंडमेंट हुई होती है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या SRO कवर करूं कि ना करूं? करूं कि ना करूं, बताओ। इसका मतलब है कि जब वो अगर सेल्स टैक्स में मुश्किल पेपर बनाएगा तो शेड्यूल की एंट्रियां और SRO में मारेगा। तो जरूरी क्या है सेल्स टैक्स के SRO को कवर करना। तो सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल वर्किंग नंबर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे। जो मैं इनकम टैक्स में, देखिए मैंने थोड़ा हाथ हल्का रखा है आप पे। एक सवाल में मैंने न्यूमेरिकल डाला था, नंबर है ना, मैंने कहा यार भाग ही न जाए ये कि यार मुश्किल हमसे नहीं होता, मैं आहिस्ता आहिस्ता से नंबर बढ़ाऊंगा। ठीक है। बाकी मुझे बताएं क्वालिटी कैसी थी, आपने किया, रिवाइज हो गया? सवाल MCQ करते वक्त ही 60 MCQ बनाए मैंने। आपको क्या लगता है ये आज बनाए होंगे मैंने? भाई मैं पढ़ाने वाला बंदा हूँ, मेरे काफ़ी पहले बने हुए हैं, मैंने उनको उठाया, अपने बने हुए को क्या किया, आपके हिसाब से सोचा कि ये क्या करेगा, उसको एडजस्ट किया और तकरीबन कोई 20 नए बनाए ताकि वो कवरेज कर लूँ। अभी भी एक सेक्शन मैंने मुकम्मल कवर नहीं किया, बता रहा हूँ आपको इनकम टैक्स का, वो है सेक्शन 80 में अभी भी बातें हैं जो मैं बाद में कवर करूँगा। शुरू में क्यों नहीं कवर कर रहा, बोर हो जाओगे, क्योंकि बोरिंग है। जैसे AOP की डेफिनेशन में लिखा है AOP इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। भाई ये बातें भी कवर होंगी, मगर थोड़ा मुझे आगे चल के कवर करूंगा। मैंने आपका सेक्शन 80 सिर्फ एक पॉइंट की हद तक कवर किया है, रिमेनिंग पॉइंट एक और असाइनमेंट आएगी उसकी, उसमें लिखा होगा, ऊपर क्या लिखा होगा, और पढ़ाऊंगा भी, ऊपर लिखा होगा असाइनमेंट नंबर फला, सिर्फ सेक्शन 80 और उसके रिमेनिंग पोर्शन को कवर करूंगा। टाइमिंग चंद दिन बाद, वो शुरू में बेस्ट टाइमिंग नहीं है। दैट इज वाई आई एम अ प्रोफेशनल टीचर। कौन सी चीज़ कब पढ़ानी चाहिए पता है। सेल्स टैक्स में ऑन द अदर हैंड आपको फर्स्ट असाइनमेंट में ही कितने MCQ मिलेंगे बताएं, कितने मिलेंगे आपको MCQ? 50, 90 MCQ दे रहा हूँ। कितने सेक्शन कवर कर रहा हूँ पता है? सिर्फ एक 3 के अंदर ही समंदर है, 3 के अंदर ही इतना कुछ है। उसमें फर्दर टैक्स भी है, उसमें फर्दर टैक्स भी है, उसमें मेथड टैक्स लगाने के 4 मेथड 5 मेथड भी हैं, उसमें शेड्यूल्स भी हैं। लाहौर में ब्रिक्स बिके तो कितना सेल्स टैक्स देना पड़ता है ये भी है। तो आपको उसके अंदर रहते हुए एक सेक्शन नहीं कवर करवा रहा, उसके शेड्यूल, उसके SRO भी कवर करवा रहा हूँ, इसीलिए उसका नंबर होगा मोर देन 90 क्वेश्चंस।
तो आज हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे, काफ़ी हद तक कवर करेंगे। कुछ चीज़ें मैं अगली क्लास के लिए रखूँगा, तो जो आपको असाइनमेंट होगी मुमकिन है आज ना दूँ, सेल्स टैक्स की असाइनमेंट मुमकिन है कल दूँ। देखते हैं आज कितना हम कवर कर पाते हैं। तब तक इनकम टैक्स की असाइनमेंट मुकम्मल कर लो और उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो जहाँ नहीं समझ आता पूछ लो। तो कल तक आप उसको कंप्लीट कर लें ताकि हम आगे बढ़ें। सही है, आगे चलें। अब आए सबसे पहले सेल्स टैक्स के चार्जिंग सेक्शन में जो पहले कवर किया आपने वो मुकम्मल करें तो आगे जाते हैं। पहली क्लास हो चुकी है हमारी और रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, जिसने नहीं देखी वो उसको देखेगा, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा वरना वो बोरिंग हो जाता है। जिसने पढ़ा हुआ है वो बेचारा कहता है सर ये तो हमने पढ़ा, इसीलिए मैं आगे जा रहा हूँ। और आपको फर्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी सेल्स टैक्स की, जो बड़ी ब्रीफ थी, हमें कम टाइम मिला था। मगर इतना तो हमने कवर कर ही लिया है कि सेल्स टैक्स का सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन है, जिसके अंदर टैक्स को चार्ज करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जो मेथड हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में वो क्या कहलाता है? थर्ड, जो हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड शेड्यूल मेथड। इस मेथड के मुताबिक जो सेल्स टैक्स लगता है वो पिछली क्लास में कवर हो चुका है। आज भी इसको मैं थोड़ा टच करूंगा और इस पे बहुत सारे एमसीक्यू मैंने बनाए हैं थर्ड शेड्यूल मेथड पे। अच्छा, आपको इसी के अंदर रहते हुए सेक्शन 3 में रहते हुए रिटेलर की टैक्सेशन भी सिखा दूंगा। इसका मतलब आप सेक्शन 3 नहीं पढ़ रहे, सेल्स टैक्स आधा पढ़ रहे हो उसके अंदर। उसमें रिटेलर पढ़ लिया, उसमें टियर 1 पढ़ोगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स कैसे लगता है, इसमें एक्सेस टैक्स, बिजली पे जो एक्सेस, मतलब बहुत कुछ है जो इसके अंदर ही है। तो 1 बाय 1 सेगमेंट में तोड़ तोड़ के कवर करूंगा। आज मैं कवर करने वाला हूं नंबर 1 सेकेंड मेथड ऑफ सेल्स टैक्स विच इज वैल्यू एडेड टैक्स मेथड। ये कहाँ गिवन है? ये सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में गिवन है, ठीक है। और मेथड्स कौन से थे? और मेथड्स कौन से थे? सेल्स टैक्स के और भी तो मेथड है ना। स्पेशल प्रोसीजर से पहले कैपेसिटी, कैपेसिटी टैक्स। ये क्या है कैपेसिटी टैक्स? वो प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेस पे टैक्स लगाएंगे, है ही नहीं, लॉ में नहीं है। 8th शेड्यूल में कहा कि जो गिवन होगा अगर कोई सेक्टर उस पर कैपेसिटी टैक्स होगा। 8th शेड्यूल में है ही नहीं, यानी सिर्फ बराए नाम है। इस तरीके से टैक्स लग नहीं रहा, यानी ये वो रामपुरी है जो अभी मारा नहीं गया किसी को, है? रखा गया है बना के डराने के लिए। उसके बाद क्या है? फिक्स्ड, ये मौजूद है। आपको पता है सिर्फ किसके लिए मौजूद है? ईंटों के लिए, ब्रिक्स, ब्रिक्स। इसको पढ़ेंगे हम, ये शायद अगली क्लास में जाएगा ये मेथड। हाँ, फिक्स होता है। और उसके बाद आखिरी क्या है जो ख़त्म ही हो चुका है? स्पेशल प्रोसीजर मेथड। ये स्पेशल प्रोसीजर शब्बल जदी साहब ने ख़त्म कर दिए थे। स्पेशल प्रोसीजर वो होता था जी बिजली के बिल पे, स्टील में जिसने काम किया होगा, रीरोलर 12 रुपये पर यूनिट, जो पहले स्टार्ट होता 8 रुपये से, हैं 8 रुपये से। कराची में एक जगह पे, ये कौन सा है, डिफेंस व्यू के करीब कौन सी कॉलोनी है, अख्तर कॉलोनी, इधर एक टीम भेजी गई थी कि जाओ जी बड़े रीरोलर मिल्स हैं गली कोने में। गए, वापस ही नहीं आए। ऐसा हुआ, गए वापस ही नहीं गए। और बेचारे जैसे नहीं होते लैपटॉप पे F1 दबा रहे, F1 का मतलब क्या? हेल्प हेल्प। ठीक है, तो वो इतने बदमाश थे। हमने कहा अच्छा तुम अगर वैसे बदमाश हो तो हम कानूनी बदमाश हैं। हमने ऐसा मेथड निकाला, वो हाथ जोड़ने आए, भाई हमारा नॉर्मल टैक्स ही लगा दो, अब बिजली के बिल पे हमें ज़्यादा लग रहा है। अब वो हमने किया भी क्या, 8 रुपये लगा के फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। उनने कहा ये तो मार ही देंगे, नॉर्मल टैक्स अच्छा था, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड पे आ गए। अच्छा, अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं कौन सा मेथड? ओके, अब आप VAT मेथड देखें। अब ये टेबल बनाइएगा ज़रा, ये टेबल बनाइएगा। इस टेबल से आपके सबके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे इस मेथड के। और फिर मैं सेक्शन को भी पढ़ूंगा और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक ऐसी एग्जाम्पल बना रहे हैं जो आपको पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी कर देगी। सारा आप सेल्स टैक्स सीख के जाओगे आज,
कल ना जिसके पास पोस्टेड है उसको बोलो ऑडिटर को निकाल दो अब अब ऑडिटर की जरूरत नहीं, अब हम खुद ही काम करेंगे। ऑडिटर सारे मेरे पास आ जाएंगे कि सर ये हैं, आज ही कर देंगे कि हमारी क्या कर रहे हैं सर, ये आप इनको क्यों सिखा रहे हैं ये चीज़ें। अब भाई ये है कि ये ऐसी चीज़ है बेटा जो आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगी, बहुत फ़ायदा देगी। ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। खूबसूरत तो पता है ना, खूबसूरत भाई दो चीज़ें हैं खूबसूरत, बता रहा हूँ, एक मेरी एग्जाम्पल्स और एक बुलबुले वाली सही है, ओके आ जाए भाई। पहली चीज़ क्या है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ देसी। अब उस पर सेल्स टैक्स हकीकत में है नहीं है, छोड़ो, बस समझो कॉन्सेप्ट समझो, देसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि उस जैसी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी आपको। अब सेल्स टैक्स उस पर नहीं भी है ना तो वक्ती तौर पे मैं रियल केस नहीं बता रहा, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मैं आपसे बिकवा रहा हूँ लकड़ी बेच रही हूँ। ये इसलिए खूबसूरत एग्जाम्पल है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेगी। कैसे कवर करेगी, वुड पे टैक्स है नहीं है छोड़ दो, एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है वक्ती तौर पे छोड़ दो, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो मेरे से, ठीक है। अच्छा सपोज करते हैं कि एक है फॉरेस्टर, फॉरेस्टर बोले तो ऑफिसर नहीं, फॉरेस्टर, लकड़ी काटने वाला बंदा, वो फॉरेस्ट में जो जाता है फॉरेस्टर है, लकड़ी काटता है जंगल से लॉग और वो बेचता है लकड़ी को, ओके। अब इसने लकड़ी बेची, किसे बेची, कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा लकड़ी से, फर्नीचर मेकर, फर्नीचर मेकर। तो हमारे पास अनदर टीयर है मेकर, मेकर किस चीज़ का है, वो फर्नीचर मेकर है, सही है भाई। फॉरेस्टर ने लकड़ी बेची किसके पास, फर्नीचर मेकर के पास आ गई, ओके। फर्नीचर मेकर शोरूम या दुकान वाले रिटेलर को बेचेगा। तो तीसरा है रिटेलर। ये पूरा सप्लाई चेन समझ आ गया, ओके। इस चेन में, इस सप्लाई चेन में पहला बंदा कौन है, फॉरेस्टर। क्या बेच रहा है, वुड, ओके। आए लेट्स अज्यूम अभी कोई टेबल को ना बनाए, एंड पे वैसे शीट तो वैसे मिल ही जाती है आपको क्योंकि मैं चेंज करता रहता हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, तो कोई लिखे नहीं। सपोज करते हैं कि इसने सप्लाई किया है, सेल की है, किसने सेल की, फॉरेस्टर ने। कितनी, 1 लाख रुपए की। किसे बेचा, फर्नीचर मेकर को। अब ज़रा नोटिंग करवाऊंगा तो बोलूँगा, अब लिखने की तैयारी भी कीजिएगा, वो ये चार्ट नहीं बनाएगा, कुछ लिखवाऊंगा, सही। सेल्स टैक्स में अगर सबसेक्शन 1 के तहत, सबसेक्शन 1 के तहत टैक्स लगाया जाता है तो पहली बात, हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू पे। लायबल का मतलब है एफबीआर को, हमें, हु इज लायबल टू पे। वैसे तो ये टैक्स एंड कंज्यूमर पे है, हर बंदा पे कर ही रहा होता है सप्लायर को और वो आगे पास ऑन होता है, मगर जब हम कहते हैं लायबल टू पे, इसका मतलब गवर्नमेंट को कौन पे करेगा। अब इसमें एक जुमला लिखे हु इज लायबल टू पे। कौन सा मेथड आप स्टडी कर रहे हो, मेथड कौन सा स्टडी कर रहे हो अभी, सेकंड मेथड, थर्ड नहीं, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स मेथड। कौन सा मेथड, वीएटी मेथड। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखवा रहा हूं आपसे, क्या पॉइंट नंबर 1 क्या है, हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स। यही सवाल आपने फर्स्ट मेथड पे भी किया था। फर्स्ट मेथड क्या था, थर्ड शेड्यूल मेथड। तो हु वाज लायबल टू पे, मैन्युफैक्चरर, ओनली मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, ओके। मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर दोनों उसमें थे ना, इसमें नहीं है हु इज लायबल टू पे। इसमें जवाब क्या है, एवरी सप्लायर। इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं, एवरी सप्लायर। तो जब सप्लाई करने वाला फॉरेस्टर है, हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू पे, फॉरेस्टर। फर्नीचर मेकर, हु इज लायबल टू पे, फर्नीचर मेकर। सप्लाई करने वाला रिटेलर, हु इज लायबल टू पे, रिटेलर। इसका मतलब पूरा सप्लाई चेन जब सप्लाई करेगा टैक्स देगा। तो पिछले में और उसमें फर्क क्या है, उसमें सिर्फ एक लेवल पे टैक्स आ रहा था और वो कौन था, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर, बस। बाकी से एफबीआर का ताल्लुक नहीं था, इसमें सबसे एफबीआर का ताल्लुक है। इस मेथड में हु इज लायबल टू पे,
नो, सप्लायर, एवरी सप्लायर, सप्लायर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई 1,00,000 रुपए की गुड्स बिकी जो फॉरेस्टर ने बेची। नाउ हु इज लायबल टू पे? फॉरेस्टर फर्नीचर मेकर की बात नहीं है। गवर्नमेंट से कौन, गवर्नमेंट किसके पास आएगी? सप्लायर के पास, बायर के पास नहीं जाएगी, वो तो बायर है। अभी तो बेचने वाला फॉरेस्टर है। 18% सेल्स टैक्स लगाओ भाई, इस पे लगाओ, इस पे 18%। 1,00,000 का 18% कितना बनता है? 18,000 का सेल्स टैक्स बना इसका। और चूंकि ये सेल पे टैक्स है इसीलिए उसको आउटपुट टैक्स कहेंगे। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? व्हाट इज आउटपुट टैक्स? देसी वे में, लेमैन में बताऊं, सादा वे में, छोड़ो कानून को, तो आउटपुट टैक्स कहते हैं सेल्स टैक्स को। कौन सा सेल्स टैक्स? जो सप्लाई पे लगे और एफबीआर को पे हो। तीन बातें की बातें। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? सेल्स टैक्स जो आउटपुट पे होगा, सेल पे होगा और एफबीआर को पे होगा। अब सुनना, आउटपुट पे होता है, इनपुट क्लेम होता है। लफ्ज इनपुट के साथ हम पे नहीं लिखते, इनपुट क्लेम होता है। आउटपुट पे होता है, पेएबल आउटपुट है, इनपुट माइनस होता है। हम कभी कभी ना जो नॉन सेल्स टैक्स वाले हैं वो इनपुट के लिए लिखते हैं इनपुट पेएबल और आउटपुट क्लेम। ये अजीब सी बातें होती हैं, ये करेक्ट नहीं है। आउटपुट पेएबल होता है, इनपुट क्रेडिट होता है, क्लेम होता है। समझ आए? अब सादा वे में हमने जब डिफाइन किया आउटपुट टैक्स को तो क्या बोला? इट इज सेल्स टैक्स जो सप्लाईज पे लगेगा, सप्लाई साइड और गवर्नमेंट को पे होगा। अगर उससे कोई माइनस माइनस होना है तो कर लो, मगर पे होगा। समझ आ गई? ऑनलाइन वालों समझ आ गई? इसीलिए कहा ना ऑडिटर की अब गई ऑडिटर गए, बस वो सारे दोस्त अपने आ जाएंगे मेरे पास, सर ऐसे। हाँ भाई, डिपार्टमेंट का भाई वैल्यू एडिशन करो। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट, अब आपको एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा। मैं कॉलम छोड़ रहा हूं, उसकी वजह आगे जा रहा हूं। पेड टू एफबीआर, कितना पे करूंगा भाई? जितना मेरी लायबिलिटी होगी। कितनी लायबिलिटी? 18,000 रुपए। ये मैंने 18 पे किया। एक कॉलम में कुछ बाद में लिखूंगा। 18 की पेमेंट हो गई। पहले लेवल पे फॉरेस्टर ने सेल की, सप्लाई की, लायबल बन गया। सप्लाई के 18% टैक्स देने के लिए उसने टैक्स दे दिया। मगर चूंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, एक तरफ से सप्लायर पे करेगा, दूसरी तरफ से वो रिकवरी करेगा। किससे? बायर से। तो वही चीज जो सप्लायर की सेल थी, बायर की। अब बायर कौन बन गया? फर्नीचर मेकर बायर बन गया। ये देखो मैं यहां पे लिखने वाला हूं परचेजेस। ये कॉलम आ गया इसकी परचेज का, वही सेल इसकी परचेज बन गई। करेक्ट? अब सोचो कि उसने जब पास ऑन किया ये, तो फिर सप्लायर इस 18,000 रुपए का क्या करेगा? इस 18 सप्लायर क्या करेगा? इसको भी पास ऑन कर देगा। जब इनवॉइस करेगा ना तो उसमें 1,18,000 लिखेगा, और जब बायर ने पेमेंट करनी है तो 1,18,000 की पेमेंट करनी है। इन अदर वर्ड्स, वही चीज जो सप्लायर के लिए सेल थी, बायर के लिए परचेज हो गई। तो वही टैक्स जो सप्लायर के लिए सेल का टैक्स था, वही पास ऑन होके बायर का परचेज का टैक्स हो गया। तो परचेज के साथ इसने एक और अमाउंट पे किया, वो चीज 18,000 रुपए। अब जरा सोचो कि इसको क्या नाम दें। क्योंकि ये परचेज से लिंक है तो इसको हमने नाम दिया इनपुट टैक्स। नाउ व्हाट इज इनपुट टैक्स? तीन बातें, वही तीन बातें। पहली बात इसमें भी सेम है, इट इज सेल्स टैक्स। मगर कौन सा सेल्स टैक्स है? जो परचेजेस पे हो। वो सेल पे था, ये परचेज पे है। तीसरी बात क्या थी? ना 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 ना, उस पे आता हूं, क्लेम पे आता हूं। क्लेम पे ऐसा सेल्स टैक्स जो परचेज पे हो और बायर
सप्लायर के थ्रू एफबीआर को पे करे। इसमें एफबीआर को पेमेंट बायर नहीं करता, बायर किसको पे करेगा? सप्लायर को। देखिए जरा इसमें 18,000 रुपए एफबीआर को किसने दिए? पेड टू एफबीआर आया, पहले 18,000 रुपए आ चुके हैं ना। ये एफबीआर की पहली पेमेंट आई थी भाई, पहली पेमेंट आई थी, ये थी पहली पेमेंट जो पेड टू एफबीआर है। पेड टू एफबीआर किसने पे किया था? किसने पे किया? फर्स्ट टाइम। किससे लेके? किससे लेके? फर्नीचर मेकर से। इसका मतलब फर्नीचर मेकर ने किससे पेमेंट की? किससे पेमेंट की? किससे पेमेंट की? फॉरेस्टर को, सप्लायर को। उसने एफबीआर को पे किया। इसका मतलब बायर कभी भी एफबीआर को पेमेंट नहीं करता। किसे पेमेंट करता है? सप्लायर को। और वो क्लेम हो जाएगा जब खुद सेल करेगा। क्लेम बाद में करेगा, पहले पे तो करे। मगर पेमेंट का मैकेनिज्म क्या है? सप्लायर के थ्रू। अब सुनिएगा, आउटपुट और इनपुट को दोनों को देसी वे में समझाता हूं। पहले आउटपुट, सेल्स टैक्स जो सप्लाईज पे हो, एफबीआर को डायरेक्टली पे करें। तो किसकी बात हो रही है? बायर है, सेलर की? सेलर की। सप्लायर की। आए इनपुट की बात, सेल्स टैक्स जो परचेजेस पे हो और सप्लायर को पे हो, जो सप्लायर को पे हो। क्लियर? अब जरा रुकें और ये जरा देखें मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट भी हूं। देख लेना। है ना? ये बायर, बायर है ना? ये सेलर, बाल नहीं है इसके। क्यों भाई? आजकल बिजनेसेस का बुरा हाल है। बिजनेसेस का बुरा हाल है, कमा कुछ नहीं रहे। अब इसकी ट्रांजैक्शन है सेल की, ये ट्रांजैक्शन लिखने वाले सेल, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सेल कितनी? 1 लाख। और वही इसका क्या बन गया? परचेज। वो इसकी परचेज है ना। सप्लायर की आंखों से देखो वो सेल है, बायर की आंखों से देखो परचेज है। टैक्स को भूल जाओ भी, अमाउंट वही है भाई। 1 लाख रुपए की सेल है, 1 लाख रुपए की परचेज है। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दो। अब इससे इस पे टैक्स देना पड़ा था, टैक्स देना पड़ा था कितना? 18,000। वही टैक्स 18,000 रुपए इस सप्लायर के लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। और वही सेम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगा? एक ही कॉइन है, साइड अलग अलग है। एक तरफ से देखोगे तो वो आउटपुट दिखेगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो वो इनपुट नजर आएगा। अमाउंट वही है, बंदा चेंज है, बंदा अलग है। समझ आ गई? अब एक बंदा कहता है, सुनिएगा सुनिएगा, एक बंदा कहता है मैंने गवर्नमेंट को 2 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स दिया है। क्या समझोगे वो कौन है? तो वो लेके दिया इसको सेल्स टैक्स दिया है मैंने गवर्नमेंट को, तो चांस यही सप्लायर होगा। हमें फिर भी पूछना पड़ेगा, भाई ये किस टैक्स की बात कर रहे हो? सेल या परचेज, इनपुट या आउटपुट? वजाहत तो करनी पड़ेगी ना उसकी। इसका मतलब सेम अमाउंट सप्लायर के लिए आउटपुट होगा और बायर के लिए इनपुट होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप अब आप बताओगे। फर्नीचर मेकर ने क्या बनाया? फर्नीचर 1 लाख रुपए की लकड़ी खरीदी और उससे उसने फर्नीचर बनाया। अब असम्पशन लेते हैं कि वो उसका कोई 1 लाख कितने का बेचे? 1,60,000 रुपये का मार्जिन रखते हैं। इस मुल्क में वैसे मार्जिन बहुत कम है, मगर हम अच्छी एग्जांपल बना के दिल को खुश कर लेते हैं। 60,000 रुपये इसने ट्रांजैक्शन पे कमाया, 1,60।
आगे आप खुद बताओ क्या होगा। अब इस रो को देखें कि सप्लाई किसने किया, हु इज लायबल टू पे नाउ, क्योंकि वीएटी मेथड में एवरी टाइम सेल करोगे यू आर लायबल टू पे टैक्स। अब सेल हो रही है, फर्नीचर मेकर सेल कर रहा है, किसे, रिटेलर को, कितने का, 160 का। नाउ हु इज लायबल टू पे, फर्नीचर मेकर। करो कैलकुलेट 18% से सेल्स टैक्सेस का 160 का 18% लगाओ, क्योंकि आउटपुट टैक्स इसके 18% पे कैलकुलेट होता है। एक 60 का 18%, 28,800। अब रुकिएगा और अगली बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि ये अगली बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगली बात, हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये है, फर्नीचर मेकर ने खरीदा रॉ मटेरियल, जो क्या था, लकड़ी, वुड, ऐसा है। जब इसने फर्नीचर बना के बेचा तो वो प्लास्टिक का फर्नीचर था। क्या ये बात मैंने सही बोली? वुड का था। ये कैसे वुड का, साबित करो वुड का था। और सर खरीदी लकड़ी, बनाया लकड़ी का, तो शुफ शुफ बाबा ने आके तो नहीं बोला उसको शुफ, तो वो लकड़ी कन्वर्ट हो गई इनटू प्लास्टिक, तो इसका मतलब वो लकड़ी का ही फर्नीचर होगा ना। सुनिएगा, ये बात मैं बड़ी सोच समझ के बोल रहा हूँ। किसी हाई कोर्ट के केस में मैंने एक बड़े वकील को, जो गवर्नमेंट का वकील था, उसको जब ये बात समझाई, वो मुझे दिख रहा है, जो देख के कह रहे, तो नहीं साहब आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैंने कहा ख्याल यार क्या हो गया? कहता है द वे आपने मुझे इतना कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, कहते किसी को नहीं पता इन चीज़ों का, यू शुड बी अ लॉयर। कहते छोड़ नौकरी, आ जाए प्रैक्टिस में, पता नहीं भाई तू क्या कमाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं भी जज्बाती हो गया ऑफिस में प्लानिंग शुरू कर दी कि अगर मैं आज जॉब छोड़ता हूँ, और हाँ सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, पूरी प्लानिंग करके एक पेज पे मैंने कहा ठीक है अब मैं क्या घर, वाइफ को बोला कि जी बात करनी है। उसने कहा बोलो। मैंने पूरा प्लान उसके सामने रख दिया। मैं कहा देखो ये सिर्फ 1 से 1.5 साल की कहानी है, टीचर मैं पहले से हूँ, बोलना आता है, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह ये 1.5 साल के अंदर ऐसी वकालत बना लूँगा कि भाई 6 महीने आप पाकिस्तान में, तो 6 महीने यूरोप में इतना पैसा कमा सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो वाइफ ने कहा अच्छा बात मुकम्मल हो गई? मैंने कहा। कहते जाओ। मैं कहा कहाँ जाऊँ? वो बच्चों के साथ खेलो, जाओ। अरे भाई ये प्लान क्या हुआ? कहते हैं प्लान कर साइड में, मेरे बच्चे कमिश्नर के बच्चे होंगे, वकील के बच्चे। मैंने कहा ये देख सोच भाई, अब हम शरीफ लोग डरते हैं वैसे बीवी से, हमने उसके बाद अभी वकालत की बात दोबारा नहीं की। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ गए ना तो आप जड़ों तक पहुंच जाओगे चीज़ों के। अब जरा समझें, अब आपको पहली दफ़ा शायद ये ज़िंदगी में एक बात समझ आएगी। 160 जो बिका वो फर्नीचर था, ईमान नहीं था। ईमान भी बिकता है वैसे, है पता है, ईमान भी बिकता है। 160 पे जो बिका वो फर्नीचर था, किसका बना हुआ? लकड़ी का। कौन सी लकड़ी? जो आपने 1 लाख की खरीदी थी। अब सोचो, तो जब मैंने लकड़ी खरीदी तो मैंने तो उस पर टैक्स दिया हुआ है, मैंने दिया ना 18,000, 18 की इनवॉइस आई थी ना। अब अगर मैं इसी 1 लाख को इस वैल्यू में शामिल करके टैक्स करूंगा तो डबल टैक्स हो रहा है भाई। इस 160 पे 2 दफा टैक्स लग रहा है, इस 160 पे नहीं 2 दफा टैक्स लग रहा है, 1 लाख पे 2 दफा टैक्स लग रहा है। पहले लगा था जब मैंने परचेज किया उस वक्त। देखो मैं जब सेल कर रहा हूं तो उसमें 1 लाख शामिल है कि नहीं है? वो लकड़ी की का फर्नीचर है या प्लास्टिक का है? तो लकड़ी तो पहले टैक्स हो चुकी है ना, उसका 1 लाख तो पहले टैक्स हो चुका है ना, अब दूसरी दफा टैक्स होने जा रहे हैं। वो आउटपुट के अंदर जब आप 18% लगा रहे हो 160 का, तो 28,800 कैसे आ रहा है? क्योंकि 1 लाख दोबारा टैक्स कर रहे हो आप भाई। तो अब इस डबल टैक्स को खत्म करने के लिए, इस डबल टैक्स को खत्म करने के लिए आउटपुट से इनपुट को माइनस कर रहा है। अब आपको समझ आया कि इनपुट माइनस क्यों होता है।
क्योंकि अगर इनपुट माइनस नहीं करेंगे तो एट द एंड जब वो प्रोडक्ट बन के पहुंचेगी ना उस तक, तो 18% नहीं 48% रेड हो चुका होगा। और इसको कहते हैं, एक लफ्ज लिख लीजिएगा, किसी और वक्त समझाऊंगा ये लफ्ज, आज नहीं। वो कहलाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। ये कहलाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। इस कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना, कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको खत्म करने के लिए इनपुट अलाउ किया जाता है। कैस्केडिंग की सादा वे में जबान मतलब समझें, स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल क्या होता है? जैसे स्नोबॉल बनता जाता है ना, बड़ा होता जाता है और वो एंड ऑफ द साइज बढ़ जाएगा, तो हर आने वाली सेल में इनपुट बढ़ता, सेल स्टेक्स बढ़ता 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 इतना सारा बन रहा है, इसीलिए इसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। उसको खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए इनपुट अलाउ होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनपुट क्यों अलाउ होता है, अब आप सेक्शन 7 देखोगे ना, देखें आपके सिलेबस में सेक्शन 7 है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी का सेक्शन है। आपको पता है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि इनपुट टैक्स के लिए एक लफ्ज लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन को क्या है? हक है, हक इंटाइटल्ड है तो क्लेम इनपुट टैक्स। इसका मतलब हम इनपुट देके उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उसका हक है, ये उसका हक है। हम जो रोक लेते हैं ना सेक्शन 8 के जरिए, ये हमारी 2 नंबरी है। फिर इनपुट को डिसअलाउ, तो इनपुट बाय नेचर उसका राइट है। क्यों राइट है? वो दे चुका है भाई आपको पेमेंट। उसकी पेमेंट बनती थी कितनी? 28,800 में से 18 तो दे चुका है आपको पहले ही परचेज के थ्रू, वो 1 लाख पे तो टैक्स दे चुका है ना, तो आप दोबारा किससे उसको टैक्स कर रहे हो? अब दोबारा टैक्स करोगे डबल टैक्स हो गया। उसको खत्म करने का तरीका क्या था? एक तरीका और भी था, और वो तरीका क्या था कि एक 60 में से 1 लाख माइनस कर लो, 60 पे टैक्स लगाओ। ये मेथड नहीं रखा गया, क्योंकि अगर ये मेथड होता तो वीएटी सिस्टम ही गिर जाता। आपको पता है वीएटी सिस्टम की खूबसूरती क्या है? इधर से बायर, इधर से सेलर, चेक एंड बैलेंस होता है आपस में, चेक बैलेंस होगा। ये आउटपुट देगा कि नहीं देगा? इनपुट के जरिए उसको रोका गया, इनपुट के जरिए इसको रोका गया कि सेल नहीं छुपा सके, क्योंकि अगर वो सेल छुपाएगा तो इनपुट नहीं मिलेगा, और जिसको इनपुट नहीं मिलेगा वो फोन उठाए के उसको क्या बोलेगा? बीप बीप, समझ गए? बीप बीप करें देखो उसको कि भाई मेरा इनपुट मार रहा है तेरी चोरी की वजह से, डिक्लेयर कर मेरा सेल, डिक्लेयर कर मेरा सेल। तो हम तो फायदे में रह गए ना इनपुट आउटपुट के मैकेनिज्म की वजह से, तो चोरी कर नहीं सकता ये मैकेनिज्म। इसीलिए हमने ये मेथड नहीं अपनाया कि 1 लाख माइनस करके टैक्स लगाएं, नहीं, कहता है माइनस नहीं करो, पूरे सप्लाई पर टैक्स लगाओ, फिर इनपुट ले लो, ये मैकेनिज्म में काम आएगा। एनीवे, अब मुझे एक बात बताएं, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ये है पॉइंट नंबर 2। वीएटी मेथड का पॉइंट नंबर 2 क्या है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सेल पे आउटपुट टैक्स, परचेज पे इनपुट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, आगे बढ़ूं। अब एक कॉलम ऐड कर रहा हूं, जो मैंने कॉलम छोड़ा था यहाँ पे, और वो कॉलम ये है। आउटपुट टैक्स के बाद सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है और वो पे होती है। फर्स्ट केस में चूंकि सेल्स टैक्स लायबिलिटी 18 ही थी, वो पे हो गई। सेकंड केस में अब बताएं क्या है सेल्स टैक्स लायबिलिटी? 28,800 से 18 माइनस करोगे तो 10,800 की लायबिलिटी आएगी, और वही 10,800 को पे करना पड़ेगा आपको। आपने ये 10,800 पे कर दिया। सेकंड बंदे ने जो पेमेंट की है वो 10,800 की एफबीआर को पेमेंट की है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सेकंड बंदे ने टोटल पेमेंट कितनी की? टोटल पेमेंट कितनी की? सेल्स टैक्स की टोटल पेमेंट कितनी की? सबसे पहले उसने पेमेंट की एफबीआर को डायरेक्टली 10,800, मगर बायर को भी तो पेमेंट की थी ना भाई। ये
मिला लोगे तो टोटल पेमेंट कितनी आई? उतनी ही जितनी बन रही थी। देख लो ऐसा है कि नहीं है? यानी सेल पे आउटपुट, परचेज पे इनपुट, और इनपुट फिर माइनस होगा आउटपुट से सेल्स टैक्स लायबिलिटी आएगी, और जो लायबिलिटी आएगी वो हम खुद पे करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें नेक्स्ट स्टेज पे सिखाऊंगा, मगर अभी उससे पहले तीसरे पे खुद कैलकुलेशन करोगे। अब आप खुद कैलकुलेशन करोगे और मैं लिखता जाऊंगा। बताएं इसकी परचेज कितनी होगी? फिर रिटेलर ने कितने का खरीदा होगा? परचेज कितने का किया है? गिवन है अगले की सेल आपकी परचेज है, तो इसका मतलब इसका है 160। करेक्ट। बताएं इनपुट कितना था? वो सारा पास ऑन करेगा ना, सिर्फ 10,800 नहीं करेगा, वो परचेज पे जो पे किया था सारा बिल करेगा। आगे तो 28,800 पास ऑन हो गया। अब अगर हम 2 लाख का बिकवाएं इसका, करें कैलकुलेशन, बताएं आउटपुट कितना हुआ? 18% से 18, 2 दफा 18 आएगा तो कितना बना? 36,000 आउटपुट बना। लायबिलिटी बताओ, लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनपुट को इससे माइनस करते हैं। करें माइनस। ऑनलाइन बेटा बताइएगा मुझे कितना? 7,200, और पे कितना करेगा? उतना ही 7,200, और ये तीसरी पेमेंट आ गई। अब आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा मुझे एक आखिरी टोटल तवज्जो दीजिएगा, अनब्रेकेबल अटेंशन चाहिए, ताकि आपको मैजिक नजर आएगा कि वीएटी का मैजिक क्या है, व्हाट इज वीएटी, और इस मेथड की इतनी खूबी है क्यों कि दुनिया भर इस पे पागल है। क्यों इस मेथड पे पागल है? देखिएगा जरा। सबसे पहले एक मुझे बात बताएं, कस्टमर को जो भी इस सप्लाई चेन में बनी चीज, हमने पहली क्लास में एक बात की थी कि ये कंजप्शन टैक्स है। ऑनलाइन बेटा आवाज तो सब ठीक है ना? आवाज तो सही है ना? पास ऑन टैक्स है। तो हकीकत में कंज्यूमर को टैक्स करना चाहिए, मगर कंज्यूमर को कौन जाके पूछे, इतनी बड़ी नंबर है उनकी। तो बजाय कंज्यूमर को टैक्स करने के हम सप्लाई चेन को टैक्स कर रहे हैं। इस सप्लाई चेन ने जो बनाया, कंज्यूमर को कितने का मिला? एंड में 2 लाख का कंज्यूमर को मिलता है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये चेक करें जरा, है 2 लाख रुपए का? यस, रिटेलर ने जो बेचा था 2 लाख का बेचा था, है 2 लाख रुपए का। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज बनी वो एंड पे कंज्यूमर को 2 लाख रुपए की मिली। 2 लाख रुपए पे टैक्स कितना पे किया उसने? 18% से उसने टैक्स पे किया 30, कंज्यूमर ने पे किया 30। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि ये है एंड कंज्यूमर की पोजीशन, ऐसा है कि नहीं है? ऑनलाइन ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना? जो भी सप्लाई चेन ने बनाया, एंड कंज्यूमर को 2 लाख का मिला, और उस पे 18% लगा, 36,000 रुपए उसने पे किया कंज्यूमर ने। ऐसा है? एफबीआर को कितना मिला? कैसे पता चला? कैसे पता चला भाई? एफबीआर को तीनों पेमेंट ऐड करके देखो, तो आप एडअप करोगे तो पता चलेगा एफबीआर को उतना ही मिला है, 36 मिला है। करें जरा ऐड, जिसकी मैथ मेरी तरह वीक है। 18 प्लस 10,000 प्लस 7, वही बन, एग्जैक्ट वही अमाउंट बन रहा है। तो सीधा सीधा टैक्स क्यों नहीं किया इन्होंने? रिटेलर से कह दे, एक ही झटके में आ जाता, रिटेलर टैक्स लगाता। और रिटेलर को ढूंढेगा कौन? रिटेलर तक पहुंचेगा कौन? इसका जरा मैकेनिज्म समझिएगा आप जरा। बेटा एक ऑनलाइन वालों से अब मुझे तवज्जो चाहिए, आप सबसे बहुत तवज्जो चाहिए, क्योंकि एक बात आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट को इग्नोर करो, सेकंड पे आओ। सेकंड, फर्स्ट में मैं बाद में आपसे करवाऊंगा। सेकंड नंबर पे है फर्नीचर मेकर। कितने की चीज खरीदी? कितने की खरीदी? एक, टैक्स को इग्नोर करो, 1 लाख। 1 लाख कितने की बेची? 1 लाख 160। वैल्यू एड कितना किया? 60,000। 60,000 सेल परचेज के डिफरेंस को वैल्यू एड कहते हैं ना। जरूरी नहीं होता इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है, रॉ मटेरियल लिया पेन बना दिया, नहीं, पेन खरीदा पेन बेचा, ये भी वैल्यू एडिशन है। 100 रुपए का लिया 110 का बेचा, 10 रुपए, वैल्यू एडिशन है।
सेल्स टैक्स में वैल्यू एडिशन डिफरेंस ऑफ प्राइस को कहते हैं। तो 60,000 रुपए पे निकालो कैलकुलेटर, 60,000 रुपए पे अगर 18% देखोगे तो 60,000 रुपए पे 18% बन रहा है मेरे हिसाब से 10,800। उसने पे कितना किया था? उसने पे कितना किया था? डायरेक्टली गवर्नमेंट को कितना पे किया? वही 10,800, वही पे किया ना। जितना वैल्यू ऐड किया उतना डायरेक्ट पेमेंट की, डायरेक्ट पेमेंट की बात कर रहा हूं, टोटल की बात नहीं कर रहा। चले तीसरे केस पे, रिटेलर ने कितने का खरीदा? 1,60,000। कितने का बेचा? 2 लाख। वैल्यू ऐड कितना किया? 40,000। 40,000 का देखो 18% कितना बनता है? 7,200। और उसने डायरेक्ट पेमेंट कितनी की? वही 7,200। ये देखिए 7,200। अब अगर परचेजेस, यहां मैंने क्यों एग्जाम्पल बनाई थी, क्योंकि उसकी अब लॉजिक समझा रहा हूं कि ये मैं लकड़ी की एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भाई अल्लाह का जंगल है, कोई परचेज की कॉस्ट ही नहीं थी, लकड़ी काटी और बेच दी। यहाँ परचेज मैंने 0 लेनी थी, अजम्पशन लूंगा 0 की तो बात समझ आएगी मुकम्मल। अब मुझे बताओ पहले बंदे ने वैल्यू कितना ऐड किया? 1 लाख। 1 लाख का 18%, 18,000 उसने कितना पे किया? अब सुनिएगा, सुनिएगा मेरा जुमला सुनिएगा। इस सिस्टम को वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हर बंदा जितना वैल्यू ऐड करता है उतना टैक्स पे करता है। पहले ने वैल्यू ऐड किया 1 लाख, उसका 18% 18,000 बना, उसने 18 पे किया। सेकंड ने वैल्यू ऐड किया 60,000, उसका 18% बनता है 10,800, उसने उतना ही पे किया। तीसरे का वैल्यू ऐड हो रहा है 40,000, उसने उतना ही। इसका मतलब सप्लाई चेन में हर बंदा जितना वैल्यू ऐड करेगा उतना टैक्स पे करेगा। तो नाम क्या बन गया? वैल्यू एडेड टैक्स। नाम बन गया वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है? व्हाई डू वी कॉल इट वैल्यू एडेड टैक्स? सप्लाई चेन नहीं एवरी सब नहीं। अब एक बात आगे चली गई है, सप्लाई चेन में हर कोई पे करेगा, मगर बात आगे कैसे गई है? बात आगे ऐसे गई है कि सप्लाई चेन में हर बंदा जितना वैल्यू ऐड करेगा उतना पे करेगा। समझ आ गई? मैं आपको आज 2 बड़ी बातें बता चुका हूं, इनपुट क्यों मिलता है और वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं उसको। सही है? एक बात और सुने, पहले बंदे ने टैक्स कितना पे किया? 18,000। पासान कितना किया? 18,000। बर्डन कितना रुका उस पे? 0। सेकंड ने टोटल पेमेंट कितनी की? 28,800 टोटल। पासान कितना किया? सारा पासान किया ना उसने। 10,000 खुद पे किया, इनपुट पे 18 पे किया, मगर जब इनवॉइस किया तो 28,800 पासान कर दिया, उस पर कितना बर्डन रुका? 0। तीसरे ने टोटल पेमेंट कितनी की? टोटल 36 टोटल। तो उसने 7,200 आउटपुट में पे किया, 28,800 उसने इनपुट में पे किया, टोटल उसने पास कर दिया, 36,000 पासान कर दिया, उस पर कितना बर्डन रुका? 0। इसीलिए इस टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और इसीलिए इसका नाम क्या है? कंजप्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और कंजप्शन टैक्स क्यों कह रहे हैं कि जब आपने खुद पे किया तो पासान होके 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 किस पे रुकेगा? एंड कंज्यूमर पे। हकीकत में एक बात बताऊं आप लोगों को, हकीकत में ये जो सप्लाई चेन है ना, दे आर नॉट द बैड गाइज, दे आर द गुड गाइज, क्योंकि वो हमारा काम कर रहे हैं। क्योंकि वीएटी मैकेनिज्म में इट इज नॉट द सप्लाई चेन विच इज टैक्सेबल, इट इज द एंड कंज्यूमर विच इज टैक्सेबल। अब एंड कंज्यूमर से टैक्स हमें लेना होता तो हमें पता चल जाता, ह्यूज नंबर, जितनी पॉपुलेशन उतने कंज्यूमर, कहाँ से टैक्स ले सकते थे? तो उस टैक्स को लेने में हमें कौन हेल्प कर रहा है? दे आर गुड गाइस। हकीकत में अगर मेरा बस चले ना, तो इसमें से जो अच्छा टैक्स पेयर हो ना, उसको दरवाजे तक छोड़ने जाओ, यकीन कर लो, क्योंकि दे आर
द रियल हीरोज, जो सही टैक्स, और जो पैसे लेके चोरी करता है ना तो उसको उल्टा लटका भी दे हम, क्योंकि ये तो बहुत जुल्म कर दिया उसने, जुल्म कर दिया। पता है, इसीलिए आप देखोगे सेल्स टैक्स बड़ा सख्त लॉ है। हाँ होती है, इस मैकेनिज्म में भी होती है, जबरदस्त किस्म की चोरी होती है। मगर एक बात सुने, एक जुमला मुकम्मल करूं, इनकम टैक्स इतना जुडिशियस लॉ है, थप्पड़ मारने से पहले पूछता है थप्पड़ मारूं, वो कहता है नहीं, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, फिर दोबारा थप्पड़ मारूं, कहते हैं नहीं, ओके 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 ओके, और सेल्स टैक्स पहले मार के फिर पूछता है इत्या। अब देखिए सेल्स टैक्स का मिजाज सख्त है, सेल्स टैक्स लॉ का मिजाज सख्त है। ये मक्के के लोग हैं, मक्के के लोग सख्त, और इनकम टैक्स मदीने वाले प्यारे लोग, बड़ी आपको मिन्नत करेंगे, इधर आओ मेरे साथ खाना खाओ, बच्चे पकड़ पकड़ के जाएंगे, ये फर्क है। सेल्स टैक्स इसलिए सख्त है क्योंकि वो किसी और के पैसे रख के बैठा है, हमारे नाम पे कलेक्ट, यानी गवर्नमेंट के नाम पे कलेक्ट करके अपने पास रख के बैठे हो, जुल्म, इसीलिए वो सख्त है। मगर मैंने क्या कहा, दे आर द गुड गाइज। वाई दे आर द गुड गाइज? इसलिए दे आर गुड गाइज कि अगर वो अपना फर्ज पूरा करे ना तो गवर्नमेंट को फूल पहना, यार ये हमारा काम कर रहे हैं। पैसे कितने लेते हैं इस काम के? 0। ये काम जब हकीकत में देखा जाए, इन पे लायबिलिटी तो डाली गई है, मगर रिटर्न में क्या है, कॉस्ट ही बढ़ी है इनकी, कॉस्ट ही बढ़ी है इनकी। और ऊपर से अगर गलती हो जाए तो हमारे जैसे लोग भी हैं, रामपुरी पहले निकाल के बैठे होते हैं, समझ नहीं, इधर तो आ, इधर तो आ। एक किसी में गया था वर्कशॉप पे, तो इंडिया के ऑफिसर्स आए हुए थे, तो उसमें एक ऑफिसर लड़की थी, एक लड़का था। तो लड़की मेरे साथ बैठी थी, तो मैंने उससे पूछा आपका क्या कल्चर है इंडिया का? तो उसने बताना शुरू किया। मैंने कहा आपका तो हमारे जैसा कल्चर है। तो मैंने हमसे पूछा, नहीं नहीं हमारा कल्चर आपसे भी बुरा है। मैंने कहा क्यों? कहते जब कोई टैक्स पेयर आता है ना तो आवाज़ें लग जाती है, चोर आया चोर आया सीरियसली ऐसे बोल रही है। कहते जब वो निकलता है ना तो हमें बोल के जाता है चोर गए चोर गए। कहते वहाँ पे ऐसे ही है, हमसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो कहते हैं कि उनका कल्चर है। बट द थिंग इज़ कि सेल्स टैक्स में इट शुड नॉट बी द रिलेशनशिप ऑफ अ चोर एंड इस किस्म का, ना ऑफिसर चोर है ना टैक्स पेयर चोर है। दे शुड बी फ्रेंड्स, दे आर ऑन द सेम साइड, एक साइड पे होने चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें एक साइड पे क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक ही तो काम कर रहे हैं। कैसे? मैंने साबित कर दिया आपके सामने। क्लियर? क्या VAT समझ आया आपको? हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट का फार्मूला चाहिए मुझे, न्यूटन वाला, आउटपुट टैक्स माइनस। अब आप देखिए इस, अच्छा आ जाए जाए, बस ये एंडिंग कर रहा हूँ उनकी। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आप ज़रा सोचें कि दो मेथड में से, आ जाए बैठे, दो मेथड में से पहला मेथड कौन सा था? थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल किन गुड्स पे? जो थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड है। दूसरा मेथड कौन सा है? ये जो आपने पढ़ा VAT, किस पे? किन गुड्स पे? रिमेनिंग सारी गुड्स अदर देन थर्ड शेड्यूल, और सिवाय ईंटों के ब्रिक्स। आपको इसके अंदर जो चीज़ें समझाई ना मैंने, वो सिर्फ 2 से 3 थी। इनपुट क्यों मिलता है, समझ आया? क्योंकि परचेज पे हम पे कर चुके हैं। वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं उसको? हर बंदा जितना वैल्यू एड कर रहा है उतना। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं इसको? बस इतना मकसद था, बाकी इससे आप छोड़ दें, बाकी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। आज के मकसद क्या थे? आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चंद चीज़ों की, और वो आई एम श्योर कि आपकी बन गई अभी। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, कंजप्शन टैक्स कैसे है, फार्मूला क्या है कैलकुलेशन का, ये अगर हो गया ना तो नेक्स्ट क्लास में अब आप रिमेनिंग को बहुत आसानी से बड़ी तेज़ी से करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, फ्राइडे वाली क्लास थोड़ी एक्सटेंडेड होगी, सैटरडे वाली एक्सटेंडेड होगी, आपको घर से देखना पड़ेगा। तो एक्सटेंडेड इसलिए कि मैं उसमें कवरेज ज़्यादा करूँगा, ताकि आपका बेस बन गया। बेस बन गया, एक बेस और बनाना है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा। फिर आपका सेल्स टैक्स की स्टार्ट शुरू हो गया। अभी सेल्स टैक्स की बुनियाद बन रही है आपकी, सही है? संडे पे नहीं रखेंगे ना, संडे पे आना है तूने
घर नहीं जाना। चले भाई, थैंक यू वेरी मच। यहाँ हम एंड कर रहे हैं ताकि नो 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 वीएटी के अंदर देखिए 5 मेथड्स है ना, 5 में पहला मेथड है थर्ड शेड्यूल, उसकी गुड्स तो थर्ड शेड्यूल में है। अब रिमेनिंग 4 मेथड्स है, 4 मेथड में एक है कैपेसिटी, उसमें है ही नहीं, कोई टैक्स ही नहीं लगा, ये 2 और एक तरफ हो गए। फिक्स टैक्स सिर्फ ईंटों पे है, वो एक तरफ हो गए ईंटें। अब क्या रह गया स्पेशल प्रोसीजर, वो खत्म हो चुका है। अब क्या रह गया वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका मतलब क्या है, सारी गुड्स जो कि थर्ड शेड्यूल में होंगी उनके अलावा और ईंटों के अलावा बाकी सारी की सारी गुड्स जो बिकेंगी उस पे वीएटी मेथड लगेगा। सही है, अब क्लियर हो गया ना। ऑडिटर की जॉब गई कि नहीं गई यार? अब जाएं जरा इसको अच्छे तरीके से समझें, इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में सेल्स टैक्स और आसान लगेगा। बस एक शुरू में मैंने एक बात बताई है, एसआरओ, आप 4 एसआरओ के नाम नंबर याद करना ना, फिर देखो मजा। आपका पेपर तो इंशाल्लाह आराम से हो ही जाएगा, मगर डिपार्टमेंट में बेइज्जत हो जाएगी। और मैं करूँगा क्या, ये जो आपके बना रहा हूँ ना असाइनमेंट्स एमसीक्यू बना रहा हूँ, उसमें उनके नंबर भी दे दूंगा। एक चीज़ हिम्मत रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डरिएगा नहीं। तो सेक्शन सब सेक्शन के नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर एफपीएससी ने थोड़ा मुश्किल पेपर बनाया तो फेमिलियर तो हो, एसआरओ के नंबर भी होंगे, उसमें सवाल नहीं होंगे। तो पढ़ के वो, अब मुझे यकीन है कि वो एमसीक्यू रखे जाएंगे डिपार्टमेंट में अब, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी तुम लोगों को। ठीक है, चले, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। हम यहाँ एंड करेंगे, कल हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे ले जाएंगे। सही है भाई। ऑनलाइन जावेद तुमने लेट ज्वाइन किया था, रिकॉर्डिंग में देख लेना सारा। ठीक है, चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन ठीक है।